चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन भी दे दीजिए सभी के यहाँ, ताकि उनको भी पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग जुड़ गए हैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। हम लोग जो है पिछली क्लास में जहाँ तक हम लोग थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहीं से हमको देखना है हिंदी साहित्य की कहानी। इतिहास ग्रंथ लिखा गया प्रभाकर माचवे के द्वारा। ठीक है। नीतू जी, वंदना जी, राम बाबू जी, जो लोग जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लोग अब जो ये क्लास होगी वो 9 बजे होगी। 10 बजे ज़्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा 9 बजे रहेगी तो 10 से हम लोग पार भी जा सकते हैं। उधर क्या होता है कि 10 बजे से रहता है तो 11 बज जाता है। अब ज़्यादा जाएंगे तो 12 साढ़े 11 हो जाएगा। सोएंगे कब, खाएंगे कब, तो जगेंगे कब, सभी लोगों के लिए दिक्कत होती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी टाइम जो है हम लोग क्या कर दें, 9 बजे करते हैं। ठीक है। 9 बजे से रहेगा तो ठीक है, क्योंकि हम लोग 10 साढ़े 10 तक भी जा सकते हैं। ठीक है। मतलब इधर थोड़ा जाएंगे तो भी अभी हम लोगों के पास टाइम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 बजे तक तो नॉर्मली लोग सोते ही हैं, तो 10 साढ़े 10 चल जाएगा, सवा 10। ठीक है। तो हिंदी साहित्य की कहानी 1957 प्रभाकर माचवे ने लिखी है। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, एक और रचना मिलती है। कमेंट भी आप लोग साथ ही साथ करते रहें। साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में लिखा गया है। 1960 में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये 1965 में लिखा गया है। किसके द्वारा? वैज्ञानिक इतिहास है ये। ठीक है। तो वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा ये लिखा गया है। चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास 73 में एक संपादित हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 संपादित है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। पांचवा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 में लिखा गया था और इसके लेखक हैं बच्चन सिंह। 1978 में लिखा गया बच्चन सिंह के द्वारा। ठीक है। बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया है।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये जो इतिहास ग्रंथ है 1986 में लिखा गया है राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। 7 नंबर पे आते हैं। 7वां है हिंदी साहित्य का इतिहास। विजेंद्र स्नातक ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 में विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद 96 में ही एक इतिहास ग्रंथ और आता है बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और यह इतिहास ग्रंथ 1996 में है, बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? बच्चन सिंह के द्वारा। अब कैसे याद करेंगे, तो यहाँ भी कुछ चीजें हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से देखनी होगी। जैसे ये कहानी वाला इतिहास ग्रंथ, एक मिनट, ये कहानी वाला जो है ये प्रभाकर माचवे ने लिखा है, हिंदी साहित्य की कहानी। और इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। ये शुक्ल जी वाला इतिहास ग्रंथ संपादित है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। और एक और हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी वाला है, उन्हीं की तरह विजेंद्र स्नातक ने भी लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी ये कई लोगों ने लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का संवेदना, हिंदी साहित्य का साहित्य और संवेदना का विकास यानी संवेदना वाला रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा जो इतिहास लिखा गया है बच्चन सिंह ने लिखा है। ठीक है, दूसरा जो इतिहास लिखा गया है ये भी बच्चन सिंह ने लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप गोला बना लेंगे तो याद करने में सुविधा हो जाएगी। इन्हीं से आपको पहचान करना है। ठीक है, इन्हीं से आपको क्या कर लेना है, पहचान कर लेना है। और पहचान जब हो जाएगी तो आसान हो जाएगा याद करने में। बस समझ में आसान हो जाएगा याद करने में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। इसके बाद है क्या क्वेश्चन हो गया था, 8, 9 नंबर पर देखिए, हिंदी उपन्यास का इतिहास। हिंदी उपन्यास का इतिहास, ठीक है, ये 2002 में लिखा गया है गोपाल राय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल राय के द्वारा। कहानी भी उन्होंने लिखा है और उपन्यास का भी लिखा है। ठीक है, 2002 में। कब लिखा है? 2002 में गोपाल राय, गोपाल राय ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये महिलाओं को केवल लिखा गया है, महिला लेखिकाओं के ऊपर। ये 2003 में लिखा गया।
सुमन राजे के द्वारा। सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। अब हिंदी उपन्यास तो हिंदी कहानी का भी इतिहास लिखा गया है, ठीक है। हिंदी कहानी का इतिहास 2008 में गोपाल राय ने ही लिखा है। गोपाल राय ने ही लिखा है, ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये प्रश्न एक बार बना था और 2016 वाली जो वैकेंसी थी 2018 में फाइनल होती है। उसी भर्ती में जो है एक प्रश्न, नहीं 2016 की भर्ती 18 में फाइनल हुई थी। हाँ 18 में फाइनल हुई थी। तो उसी समय ये पूछा गया था हिंदी साहित्य का अतीत, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी थे, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज होकर के बहुत लोगों ने गलती किया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके बाद है हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है। रीति काव्य की भूमिका। भूमिका एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन उनका इतिहास का है, ये रीति काव्य की भूमिका है और ये लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य और आधुनिक इतिहास। ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? अज्ञे के द्वारा। ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामौर सिंह की है। नामौर सिंह। नामौर सिंह की है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास भी लिखा गया है। मौखिक इतिहास लिखा गया है नीलाभ के द्वारा, ठीक है। नीलाभ अश्क। अच्छा, इसमें कैसे पहचानेंगे कि कैसे याद किया जाए, है ना। तो देखिए, हमने बताया कि गोपाल राय का हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी। एक तो कहानी प्रभाकर माचवे का था, तो हिंदी साहित्य वो कहानी थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य की कहानी है, और यहाँ हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी है गोपाल राय की, ठीक है। आधा इतिहास, आधा इतिहास सुमन राजे का है। अतीत वाला जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। रीति काव्य की भूमिका जो है, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य और आधुनिक इतिहास, ठीक है,
ये है अज्ञे का। आधुनिक इतिहास नाम से। ठीक है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलावस्क। तो ये कुछ संकेत हैं जिनसे आप रचना और रचनाकारों को याद रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इनसे हम कुछ हमको आसान हो जाएगा याद करने में, अगर इनको हम गोला बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं तो। ठीक ना, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। इसके बाद एक इतिहास ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। क्या नंबर का था? 16। 17 नंबर पे हम लिख देते हैं हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, नागरी प्रचारित सभा काशी द्वारा। काशी द्वारा यह प्रकाशित हुई है। ठीक है। यह इतिहास ग्रंथ यह इतिहास ग्रंथ 16 भागों में प्रकाशित है, या 16 खंडों में। सोलह खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, खंड देख लेते हैं। पहला खंड, क्योंकि कुछ जानना जरूरी है, प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, पहला लिख दिया मतलब पहला खंड। ठीक है ना, या फिर मैं लिख दूं ऐसे, प्रथम, पहला, दूसरा, ऐसे करके लिख दूं, पहला। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप समझ लीजिएगा कि पहला भाग, दूसरा भाग, या पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से आया। हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से ये पहला भाग आता है। राजबली पांडे ने लिखा है इसे। ठीक है, किसने लिखा? राजबली पांडे। दूसरा सभी का उतना नहीं, बस जानना है। ठीक है ना, एक दो का मैंने लिख दिया, शुरू में कभी कभी प्रश्न बन जाता है। दूसरा, दूसरा भाग देखें तो हिंदी भाषा का विकास है। हिंदी भाषा का विकास है। दूसरा भाग क्या है? हिंदी भाषा का विकास है। इसको देखें तो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। अलग अलग लोगों ने लिखा है। ठीक है, कोई एक लोग नहीं इसको तैयार किए, कई लोग मिलकर तैयार किए, संपादित ग्रंथ है इसीलिए। तो तीसरा भाग देखें, तीसरा भाग जो है हिंदी साहित्य का उदय और विकास है। हिंदी साहित्य का उदय और विकास। चौथा देखें,
4 नंबर यानी चौथा भाग। ठीक है। भक्ति काल, निर्गुण भक्ति। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति। ठीक है। पंचम भाग है इसका भक्ति काल, सगुण भक्ति। भक्ति काल में सगुण भक्ति। छठा देखें, श्रृंगार काल यानी रीतिबद्ध। श्रृंगार काल में रीतिबद्ध। श्रृंगार काल में रीतिबद्ध। सातवां देखें, रीति काल में रीति मुक्त, सॉरी श्रृंगार काल में रीति मुक्त। श्रृंगार काल में रीति मुक्त है। ठीक है। और आगे बढ़ें। और आगे देखें, आठवां। सातवां हो गया, आठवां देखिए, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी, आठवां लिखना भूल गए। अब हम श्रृंगार काल के बाद आधुनिक काल पे आ रहे हैं। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। अभ्युत्थान यानी पहला वाला उत्थान। पहला उत्थान जो है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारतेंदु युग। इसके बाद नवम भाग, नवा भाग, हिंदी साहित्य का परिष्कार। परिष्कार यानी द्विवेदी युग में हुआ था। परिष्कार यानी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। दसवां है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यानी छायावाद। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यानी छायावाद। छायावाद। छायावादी काव्य। काव्य लिख लीजिए, क्योंकि अभी नाटक, उपन्यास, कहानी ये सब बाकी है।
11वां हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक। ठीक है। 12वां हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास। 13वां देखेंगे हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल समालोचना तथा निबंध। समालोचना तथा निबंध। यानी आलोचना और निबंध की बात हो रही है 13वां में। 14वां भाग 14वां भाग की बात करें तो हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। पंद्रहवां देखें 16 खंडों में है। 15वां देखें हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान। 16वां हिंदी का लोक साहित्य। ये जो है हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास तैयार हुआ है उसके 16 खंड हैं। उसके क्या हैं? 16 खंड हैं। ठीक है, उसके 16 खंड हैं। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। यह इतिहास ग्रंथ 16 खंडों में प्रकाशित है। पहला हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से आया, राजवली पांडे ने लिखा। हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। तीसरा है हिंदी साहित्य का उदय और विकास है। चौथा है भक्ति काल निर्गुण भक्ति है। पांचवां भक्ति काल सगुण भक्ति है। छठवां में देखे तो श्रृंगार काल रीतिबद्ध है। सातवां देखे तो श्रृंगार काल रीति मुक्त है। और आठवां देखे तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु युग। नौवां देखें तो हिंदी साहित्य का परिष्कार यानी द्विवेदी युग। 10वां देखें तो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यानी छायावादी काव्य। 11वां देखें तो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यानी नाटक। 12वां देखें तो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यानी उपन्यास। 13वां देखें तो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल समालोचना और निबंध। 14वां देखें हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। और 15वां हिंदी में शास्त्र विज्ञान। और 16वां हिंदी का लोक साहित्य। तो ये 16 खंडों में क्या हुआ है, विभाजित किया गया है इतिहास ग्रंथ को। ठीक है।
अब हम चलेंगे काल विभाजन और नामकरण की ओर। काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण। तो काल विभाजन और नामकरण को लेकर के सबसे ज्यादा विवादित काल कौन सा है, ये लिखना नहीं है, यहां से अब नहीं लिखना है, ठीक ना। यहां बस सुनना है और जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, यहां से अब आपको नोट्स नहीं करना है, यहां से हम कल नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। आज जो है जो पूछा जाएगा, जो बताया जाएगा उसे सुनना है, जो पूछा जाएगा उसे बताना है। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने पूछा कि नामकरण के दृष्टि से सबसे विवादित काल कौन सा है। सबसे विवादित नामकरण को लेकर के सबसे विवादित जो काल रहा है वो रहा है आदिकाल। आदिकाल, आदिकाल का जो नाम है, हाँ आदिकाल जो नाम है इसके बहुत सारे नाम रखे गए हैं। तो सबसे विवादित जो रहा है वो इसी का नामकरण रहा है। इसके बाद केवल नामकरण ही नहीं रहा है, ये इसका आरंभ कहां से माने, यानी इसके समय को लेकर के भी विवाद है। समय पर भी विवाद है कि आदिकाल का आरंभ कहां से माना जाए, आदिकाल का समाप्त कहां हो, इसमें ज्यादा विवाद नहीं है। ज्यादा विवाद है कि आदिकाल का आरंभ कहां से हो। क्या सातवीं शताब्दी से हो, 8वीं शताब्दी से हो, या 10वीं शताब्दी से हो, या 11वीं शताब्दी से हो, कहां से आदिकाल का आरंभ हो, कहां से माना जाए। तो इसके समय को लेकर के भी विवाद है और इसके नामकरण को लेकर के विवाद है। इसीलिए कहा गया है सर्वाधिक विवादित कौन सा युग है, तो आदिकाल या बिरगाथा काल, जो भी नाम दे सकते हैं, ये सबसे ज्यादा विवादित रहा है। इसके बाद अगर दूसरा कोई सबसे ज्यादा विवादित रहा है तो वो रहा है रीतिकाल। ये दूसरे नंबर पर विवादित रहा है, रीतिकाल। रीतिकाल नाम को लेकर के भी विवाद रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर विवाद इसको है। भक्ति काल को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ, भक्ति काल को लेकर के विवाद न के बराबर है। यानी हम देखिए आधुनिक काल से पहले सबसे ज्यादा विवाद रहा है आदिकाल पर, दूसरे नंबर पर विवाद रहा रीतिकाल को लेकर के, ठीक है। भक्ति काल में कोई विवाद नहीं हुआ। इसके बाद आधुनिक काल की हम बात करें तो आधुनिक काल पर भी ज्यादा विवाद नहीं है। आधुनिक काल, इसी को शुक्ल जी ने गदकाल कह दिया था, शुक्ल जी ने इसको गदकाल कह दिया था आधुनिक काल को। आधुनिक काल में बहुत सारे भाग किए गए हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, बहुत सारे वाद या युग किए गए हैं। जैसे एक प्रश्न आता है कि पुनर्जागरण काल किस युग को कहा गया है। पुनर्जागरण काल किस युग को कहा गया है, ये प्रश्न कई बार बनते रहते हैं कि पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया, पुनर्जागरण काल किस युग को कहा गया, है ना। तो हमको पता चलना चाहिए कि पुनर्जागरण काल किस युग को कहा गया, किसने कहा। हाँ, शिफा जी ने बताया कि ये पुनर्जागरण काल जो है ये भारतेंदु युग को कहा गया। किसे कहा गया, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को कहा गया। किसने कहा, हाँ बिल्कुल भारतेंदु युग को। हाँ, ये नाम जो है डॉक्टर नगेंद्र ने दिया, डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था, ठीक है। बिल्कुल नगेंद्र जी ने यह नाम दिया है, भारतेंदु युग को नाम दिया है। और द्विवेदी युग का नामकरण उन्होंने जागरण
सुधार काल कहा है। जागरण सुधार काल, सुधार काल नाम उन्होंने द्विवेदी युग को दिया क्योंकि वहां पर सुधार किया गया, भाषा में परिष्कार किया गया, लिखने में सुधार किया, लिखावट में सुधार किया गया, किस विषय पर लिखा जाए इस पर विचार किया गया। तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग के लिए ये भी नाम नगेंद्र ने ही दिया। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने ही दिया है। तो बार बार ये प्रश्न आते रहते हैं कि आदिकाल नामकरण का जो समय सीमा रखा जाए वो क्या रखा जाए। तो हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं कि जो शुक्ल जी ने दिया है वही नामकर वही समय हम मान लेते हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने इसे आदिकाल भी कहा और इसके बाद वीरगाथा काल भी कह दिए। ठीक है, वीरगाथा काल, पहले तो उन्होंने वीरगाथा काल कहा था, लेकिन जब विरोध हुआ, ठीक है, तो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल भी स्वीकार कर लेते हैं और उन्होंने आदिकाल यानी शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया। ठीक है ना, अपना तो नामकरण उन्होंने किया, फिर जब जब चारों ओर से विरोध हुआ और उसके बाद कुछ लोगों ने अन्य नामों को सपोर्ट किया तो उनको भी महसूस हुआ कि हाँ आदिकाल नाम जो है सही लग रहा है, तो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल को एक्सेप्ट कर लिया। तो आदिकाल और वीरगाथा काल दोहरा नामकरण उन्होंने किया शुक्ल जी ने, और जो समय दिया था वो 1050 से 1375 दिया था। ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा उन्होंने भक्ति काल कहा और भक्ति काल को ज्यादा विवाद नहीं हुआ है। ठीक है, भक्ति काल, भक्ति काल का जो समय सीमा रखा गया वो 1375 से, ये विक्रमी में मैं लिख रहा हूं, ठीक ना, विक्रमी में 1375 से 1700 विक्रमी, एकदम समय याद रखिएगा क्योंकि समय से प्रश्न बहुत बनता है। 1375 से 1700 विक्रमी। ठीक है, इसके बाद तीसरा खंड है रीतिकाल। रीतिकाल, रीतिकाल 1700 से 1900, 1900 विक्रमी। बार बार प्रश्न बनता है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, रीतिकाल की समय सीमा, ये सारे जो समय सीमा है ये शुक्ल जी के अनुसार ही आपको सर्वमान्य करके चलना है। ठीक है ना, इसके आगे की समय सीमा शुक्ल जी ने तो ज्यादा डिसाइड नहीं किया है, उनका डिसाइड किया हुआ गलत हो जाता है। ठीक है, तो आगे की जो समय सीमा है वो जो जो महत्वपूर्ण है, जो सर्वमान्य है उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे, लेकिन पीछे वाला शुक्ल जी के अनुसार हम चलेंगे। ठीक ना, बात समझ में। तो ये नामकरण हुआ आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। रीतिकाल यहां से चार भाग यानी चौथा भाग जो है आधुनिक काल है। आधुनिक काल, आधुनिक काल का स्टार्ट जो है 1900 ईस्वी से होता है, सॉरी 1900 विक्रमी से होता है। 1900 विक्रमी से, संवत 1900 विक्रमी। 1900 विक्रमी का मतलब, अब इसी को हम सन में कन्वर्ट करें, इसी को सन में कन्वर्ट करें तो यहां हमको मिलेगा 1050 में से आप संतान घटा देंगे 993, 993 से 1318 ईस्वी। कई बार जो है देखिए इसमें प्रश्न जब बनता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है, कभी कभी भूल जाता है, भटक जाता है, कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता है कि ये क्या दे दिया ये क्या दे दिया, इसी में हम भटक जाते हैं ईस्वी और विक्रमी को लेकर के। कभी कभी हम ईस्वी को ध्यान नहीं देते हैं, विक्रमी को ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न गलती हो जाता है। तो बड़ा इस ये आपको देखने में लगता है बड़ा सिंपल है, लेकिन जब प्रश्न बनता है तो गलत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें विक्रमी भी ध्यान देना होता है, ईस्वी भी ध्यान देना होता है, साथ में समय को भी ध्यान रखा जाता है। बहुत बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो निश्चित प्रश्न गलती हो जाएगा। यहां देखिए 1318 सन में देखेंगे तो इसको लिखा जाएगा 1318 से 1643 ईस्वी।
ठीक है, और ये 1643 से 1843, और ये 1843 से आगे चलेगा। लेकिन ये आधुनिक काल को 1843 से न मान करके माना गया है 1857 से। कहां से माना गया है? 1857 से। तो बात ये आता है कि 43 और 57 के बीच में 14 साल का गैप है, 14 वर्ष का गैप है। तो ये 14 वर्ष का गैप कहां चला गया, है ना? तो उसको जो है मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल नाम दिया था, और वो उसी नाम से उसको छोड़ दिया गया है, अंधकार में ही। ठीक है, शुक्ल जी ने उसको छोड़ दिया है। उन्होंने तो 1868 से लिए हैं, बल्कि वो शुक्ल जी ने 1868 से काउंट किया है। तो शुक्ल जी देखा जाए तो 1868 काउंट करते हैं, तो 57 और 8 और 9 जोड़ लीजिए ना, नहीं 11 साल, यानी 25 साल। शुक्ल जी ने 25 साल छोड़ दिया है, शुक्ल जी ने 25 साल छोड़ दिया परिवर्तन काल पे। वहां कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो है रीतिकाल का समाप्त हो रहा था और आधुनिक काल का स्टार्ट हो रहा था। वो देखा जाए तो आधुनिक काल की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, न उसमें आधुनिक काल दिखाई देता है न उसमें रीति काल दिखाई देता है। वो एक ऐसा काल है जो परिवर्तन की तरह, परिवर्तन के तौर पे चल रहा है, न वो रीति काल में जा रहा है न वो आधुनिक काल में जा रहा है। तो बाद के विद्वानों ने 57 ले लिया तो 14 वर्ष बचा, तो उन्होंने कहा कि 14 वर्ष जो है आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में रख दीजिए। ठीक है, तो वो आधुनिक काल का ये पृष्ठभूमि के तौर पे छोड़ दिया गया इसे। बात समझ में आया? शुक्ल जी 25 साल छोड़ते हैं, लेकिन बाकी विद्वानों ने कहा कि नहीं 1857 से लिया जाए, क्योंकि 1857 में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी, और उसी क्रांति से देश में जनता ने सोचने की, खान पान की, रहन सहन की, संघर्ष की, सब चीजों में परिवर्तन आया। ठीक है, हर चीज में परिवर्तन आया, वहां से बदलाव दिखाई देता है 1857 की क्रांति से। इसलिए आधुनिक काल 1857 माना गया। तो ये 1857 जो है सर्वमान्य मत है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि 1850 से मान लिया जाए, क्योंकि 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ, तो वहीं से जो है आधुनिक काल मान लिया जाए, भारतेंदु युग को मान लिया जाए। तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि अगर 1850 से मानेंगे तो क्या भारतेंदु जी जैसे जन्म लिए, तो क्या जन्म लेते ही वो समाज पर उनका प्रभाव पड़ने लगा? तो जवाब आया कि नहीं, जन्म लेते कैसे समाज पर प्रभाव पड़ने लगेगा? कौन जानता था कि ये भारतेंदु युग, ये यही भारतेंदु जी होंगे, यही चल के आगे साहित्य लिखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान देंगे? ये कौन जानता था? ये कोई तो जानता नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि 1850 से माना जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर तो इनका जो लिखना और पढ़ना और पत्रिकाएं निकालना, नाटक लिखना, जो भी चीजें हैं, ये 1868 में दिखाई देता है। तो जब 1868 में दिखाई देता है तो भारतेंदु युग का समय 1868 से ही स्टार्ट मानना चाहिए, और वहीं से आधुनिक काल की शुरुआत माननी चाहिए। ये शुक्ल जी भी कहे और भी विद्वान कहे, लेकिन बाकी कई विद्वानों ने तर्क दिया कि नहीं, 1868 नहीं बल्कि 1857। 1857 में जो क्रांति हुई थी, हमारे मंगल पांडे जैसे वीर योद्धा और देश के जो सिपाही सैनिक जो विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो कहते हैं कि वही विद्रोह, वही क्रांति जो है आधुनिकता की प्रतीक है, और वहीं से आधुनिकता जो है हर भारतीय नागरिकों में दिखाई देने लगा। लड़ने का जज्बा, संघर्ष का जज्बा, सही और गलत का फर्क करना, क्या गलत है क्या सही है, हमारे लिए क्या, हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या जरूरी है, इन सब चीजों पर आवाज उठाने लगे।
वो 1857 से दिखाई देता है। इसीलिए समाज में परिवर्तन जो है 1857 से हो रहा है। इसीलिए हमें आधुनिक काल का आरंभ जो है 1857 से मानना चाहिए। ये बहुत सारे विद्वानों का तर्क आया। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये सही भी है। ठीक है, शुक्ल जी ने 1868 कहा है, वो भी सही है, लेकिन सामान्य जो देखा जाए तो भारतेंदु युग का समय 1857 मानना चाहिए। इसके पीछे 43 से लेकर के 1843 से और 1857 के बीच 14 वर्ष का गैप है। 14 वर्ष का ये जो गैप है ये परिवर्तन काल है। इसको आप आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है ना, ये एक भूमि तैयार हो रही थी इसी क्रांति के लिए, तो वो भूमि है। बात समझ में आया? तो न तो ये 14 वर्ष रीतिकाल में आता है और न ये 14 वर्ष आधुनिक काल में आता है। ठीक है, ये पृष्ठभूमि के तौर पर छोड़ दिया गया है, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि है। ठीक ना? हाँ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से ही जो है आधुनिकता की शुरुआत मानी गई है और यहीं से भारतेंदु युग का आरंभ है। ठीक है, अब जैसे हम और काल का देख लें। अब यहां से हमको भारतेंदु युग मिलता है। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग का जो समय सीमा है 1857 से 1968 ईस्वी है। लेकिन शुक्ल जी के हिसाब से तो आप जान ही गए 1868 से है। ठीक है, 1868 से 1893 तक चलता है। शुक्ल जी के अनुसार मैं लिख दूं यहां पर, तो 1868 से 1893 ये है शुक्ल जी का। 1868 से 1893 ये शुक्ल जी के है, शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद द्विवेदी युग देखें। द्विवेदी युग जो है 1900 से 1918 चलता है। छायावाद की बात करें, छायावाद 1918 से 1936 चलता है। प्रगतिवाद देखें, प्रगतिवाद 1936 से 1943 चलता है। प्रयोगवाद आता है और प्रयोगवाद जो है 1943 से 1951 या 53 तक भी माना जाता है। ठीक है, 51 वैसे कर लीजिए, और धीरे धीरे फिर नई कविता में कन्वर्ट हो जाता है। नई कविता जो है, नई कविता जो है 1951 से चल करके 1960 तक मान लीजिए, और 60 के बाद साठोत्तरी आ जाती है, साठोत्तरी कविता। उन्नीस सौ 60 से आगे। तो ये हमारा जो है काल विभाजन है, ये हमारा नामकरण है। ठीक है, ये सर्वमान्य मत है जो हमने बताया। ठीक ना, ये सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत है, यही समय है। ठीक है, ये नामकरण का। अब ये प्रश्न बनता है कि प्रयोगवाद नाम किसने दिया, बताएंगे? प्रयोगवाद नाम किसने दिया? प्रयोगवाद नाम किसने दिया? जी नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। जो लोग जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रयोगवाद नाम किसने दिया? प्रश्न बनता है छायावाद नाम किसने दिया? ये सब प्रश्न बनते रहते हैं।
इन्होंने कहा कि सर प्रयोगवाद नाम अज्ञे ने दिया है। नहीं, अज्ञे ने नहीं दिया है, अज्ञे तो इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है। हाँ, नई कविता 1954 नहीं, नई कविता प्रकाशित हुई थी, जो पत्रिका है, नई कविता जो पत्रिका है वो 1954 से स्टार्ट होती है। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि नई कविता का दौर जो है वो अज्ञे की जो दूसरी पत्रिका है वहीं से आरंभ हो जाता है। तो 1951 से आरंभ हो जाता है, कुछ लोग 1954 से, उनका मानना है कि जब नई कविता प्रकाशित हुई, जब पत्रिका प्रकाशित हुई वहां से। तो इसको लेकर के ज्यादा विवाद में आप न पड़िए, यहाँ आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये है, कुछ लोग 1951 से मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब पत्रिका आई वहीं से है। तो चलिए, एक दो साल में कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद नाम दिया। छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद नाम किसने दिया? किसी ने दिया होगा ना छायावाद नाम। हाँ, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे ने छायावाद नाम दिया। ठीक है। किसी ने काल विभाजन किया तो लिखा कि जायसी की प्रेम कविता। ये नामकरण किसका है? जायसी की प्रेम कविता, ये नामकरण किसका है? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ये सब नामकरण किसने दिया, किसने किया है, बताएंगे? ध्यान रखेंगे, ये पहला नामकरण है, किसी विद्वान ने पहली बार कोशिश किया नामकरण करने का, ठीक है ना, काल विभाजन करने का। ग्रियर्सन, तो इसी तरीके से उन्होंने नामकरण किया है। ठीक है। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जायसी की प्रेम कविता, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य। देखिए, ग्रियर्सन के दो नामकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो चारण काल, एक तो चारण काल और दूसरा रीति काव्य। ये दो नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है ग्रियर्सन का। आदिकाल को उन्होंने चारण काल कहा, और रीति काल को रीति काव्य कहा, और एक और भक्ति काल को उन्होंने स्वर काल कह दिया था। ठीक है। तो स्वर काल, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है इनका। एक स्वर काल, ये भक्ति काल को स्वर काल कहा है। तो ये कभी कभी प्रश्न बन जाएगा, इस टाइप का नामकरण किसने किया? ग्रियर्सन ने। ठीक है। ग्रियर्सन का जो काल विभाजन अवैज्ञानिक है और त्रुटिपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वो अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण है। अंधकार काल नाम किसने दिया? अंधकार काल, ये नाम किसने दिया है? अंधकार काल नाम किसने दिया है? अंधकार काल नाम किसने दिया?
गुलेरी दिए हैं। हाँ, शिप्रा जी ने बताया कमल कुलश्रेष्ठ, कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया है। कमल कुल श्रेष्ठ ने दिया है। ठीक है, कमल कुल श्रेष्ठ ने दिया है। ध्यान दीजिए, कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ना है, जैसे शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको पढ़ना है और इसमें से वन लाइनर बनाना है। ध्यान दीजिएगा, कितना बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक ना। पढ़ना तो ज्यादा ज्यादा है और उसमें से वन लाइनर आपको बनाना है। वन लाइनर वही बनाना है जो आपको याद ना हो, जो आप भूल गए हैं, जो आपको याद नहीं है, उसी का वन लाइनर बनाना है। ध्यान दीजिएगा, सारा का वन लाइनर नहीं बनाना है। हम वन लाइनर तैयार करवा रहे हैं, आपको हम देंगे, ठीक है, उसको पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन आपको जो कह रहा हूं उसको जरूर करना है। किताब को पढ़ना है, जो चीजें आपको कठिन लगे, जो न याद हो, उसका वन लाइनर के रूप में क्रिएट कर लेना है, ठीक है ना। उसका वन लाइनर आपको फटाक से बना लेना है ताकि याद हो जाए। समझने, देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा। जब वन लाइनर बनाना शुरू करेंगे तब चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जब तक आप उसमें से कुछ चीजों को लिखेंगे नहीं, कुछ चीजें जब तक याद नहीं होंगी, तब तक कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। अच्छी चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है, गलत बातें, गलत चीजें तुरंत समझ में आ जाती है। चोरी करना आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। डाका डालना आसानी से समझ में आ जाता है। मेहनत करना आसानी से समझ में नहीं आता है। बात समझ में आया। तो जो बढ़िया किताब होती है वो जल्दी समझ में नहीं आती है। अभी शायरी वाली, अभी प्रेम वाली किताबें रहेंगी, फटाफट आपको समझ में आएंगी, लेकिन किताब बढ़िया है तो समझ में जल्दी नहीं आएगी। ये सबके लिए होता है, इसीलिए उसको धैर्य बना करके पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो चीजें आपको समझ में न आए, जो न याद हो, जो कठिन लगे, उसका वन लाइनर बनाइए। और किताब पर एक कॉपी रख लीजिए, ज्यादा न मोटी हो न पतली हो, और उस पर लिख लीजिए शुक्ल जी का वन लाइनर, ठीक है ना। उसका नाम रख दीजिए शुक्ल जी का वन लाइनर। शुक्ल जी का वन लाइनर नाम लिख करके और उसमें शुक्ल जी की बुक से वन लाइनर बनाइए, और वह उसी चीज का बनाइएगा जो आपको याद ना हो, जो भूल गया है, जो कठिन लगता है, ठीक ना, उसी को बनाएंगे। बात समझ में आया, उसी का बनाएंगे। तो ये हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसके बाद आइए दूसरा काम। दो काम आपको साथ साथ करना है, अभी अभी के लिए दो काम आपको साथ साथ करना है, ठीक ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है वासुदेव नंदन का जो व्याकरण का ग्रंथ, व्याकरण की जो पुस्तक है, वासुदेव नंदन, इस पुस्तक को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक कॉपी बनाना है इसका भी, जिस पर व्याकरण का होगा, ठीक ना। उसमें आपको क्या करना है कि किताब को पढ़ना है, जो समझ में आ जाए ठीक है, जो समझ में ना आ जाए उसको भी लिखना है, और ऐसे ही लिखना है वन लाइनर के थ्रू, ठीक है ना। और आराम से लिखना है, घबराना नहीं है। दो काम आपको करना है, दो काम आपको करना है। इस किताब को पढ़ते जाना है, और जो चीजें याद ना हो, जो कठिन लगे, उसको वन लाइनर के रूप में लिखना है। जो याद है
उसको खाली पढ़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे ज्यादा फोकस कहां कहां करना है, मुहावरे, मुहावरा, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां और मुहावरा कर देते हैं, मुहावरा, लोकोक्ति। ठीक है, इसके बाद पर्यायवाची, इसके बाद समास, इसके बाद संधि, शब्द जिसमें विदेशज शब्द, देशज शब्द, तद्भव, तत्सम ये सब आएंगे। ठीक है, इनमें से जो और एकार्थी या अनेकार्थी, अनेकार्थी, इन सबको पढ़िए, पहले इन पर ज्यादा फोकस करिए, यहां से ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक ना, यहां से तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्दों पर पकड़ बनाइए, अनेकार्थी इनको लिखिए और एक एक लाइन में एक एक लिखिए। ठीक ना, वन लाइनर के थ्रू कि ये किसका पर्याय है, इसमें समास कौन सा है, ये किसका अनेकार्थी है। ठीक ना, और शब्द युग्म एक नाम सुने होंगे, शब्द युग्म, जो जोड़ा शब्द आता है, शब्द युग्म, वहां से भी पढ़ना है। जो समझ में आ जाए उसको छोड़ देना है, जो न समझ में आए, जो समास याद है उसको छोड़ देना है, जो नहीं याद है, जो कठिन लगे उसको वन लाइनर के रूप में इस व्याकरण वाली कॉपी में लिखना है। दो काम आप करिए, एक ये और एक ये। और ये समय आप लोगों को मैं दे देता हूं कितना, ये समय आप लोगों को मैंने फाउंडेशन कर दे रहा हूं, इसको आप 100% पूरा करेंगे 30 दिन, और आज से आप लोग शुरू कर दीजिए। 30 दिन में ये दोनों काम करना है। 30 दिन में वासुदेव नंदन की बुक खत्म करना है और शुक्ल जी की बुक पढ़ना भी है, और जो कठिन लगे बस उसको लिखना है, जो सबको नहीं लिखना है। ठीक ना, जो आपको याद ना हो, जो कठिन लगे वो लिखना है आपको। बात समझ में आए? 30 दिन का आपको समय है। डेली आप टारगेट बना करके चलेंगे। अगर पढ़ने की किताब पढ़ने की स्पीड आपको कम से कम 50 पेज की होनी चाहिए, कम से कम 50 पेज की पढ़ने की स्पीड होनी चाहिए। किताब पढ़ने की स्पीड 50 पेज पर डे पढ़ना है। लिखने में थोड़ा समय लगेगा, पढ़ने में 50 पेज प्रतिदिन पढ़ देना है। इस तरीके से करेंगे तो जल्दी से कवर कर देंगे। अगर 50 ना हो तो थोड़ा बहुत, मतलब 50 आपको कम से कम करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ कम भी रखें। ठीक है, समय के ऊपर डिपेंड करता है। आपको समय अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए 50-50 पेज पढ़ने की। ठीक है, तो 50 पेज इसका पढ़ना है और 50 पेज वासुदेव नंदन का। 50 पेज नहीं, वासुदेव नंदन में अगर आप चाहें तो 25-25 पेज कर सकते हैं। ठीक है, पच्चीस पेज। और आप सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर ये 50-50 रोज पढ़ेंगे तो लिखेंगे कब? अरे नहीं भैया, 50-50 पेज पढ़ेंगे तो कितना पेज है? 400 पेज होगा। तो 400 पेज है तो कितना दिन लगेगा? अगर 50-50 पढ़ेंगे तो 8-5-40, 8 दिन में खत्म हो जाएगा। 8 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर इसको अगर 50-50 पढ़ दें तो 8 दिन में समाप्त। इसको अगर 25-25 पढ़ दें तो कितना पेज होगा? मान लेते हैं इसका भी 400 होगा, तो कितने दिन लग जाएगा? 16 दिन लग जाएंगे। 16 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। बाकी दिन जो है आपको लिखना ही तो है, तो 1 महीने में आपको टारगेट तो पूरा हो जाएगा। ठीक ना, बात समझ में आए? पुरानी नई से मतलब नहीं है, कोई भी बुक हो आपको चलना है। 2 काम आप करिए और पूरा करने के बाद 30 दिन बाद हमको याद दिलाइएगा कि सर आपने जो टारगेट दिया था वो पूरा हो गया। ठीक है ना? अगर किसी ने याद नहीं दिलाया तो यहीं से उठक बैठक कराएंगे, ये जान लीजिए।
तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैम ने दिया है तो बढ़िया है, तब तो हमारा काम करने की जरूरत नहीं, तब तो ये और आसान हो गया आपको, 50-50 पेज प्रतिदिन, है ना। तो एक दिन इसको करना कैसे है, देखिए 50 पेज एक दिन पढ़ लीजिए, दूसरा क्या दिन इसमें से वन लाइनर बना लीजिए, फिर अगले दिन फिर 50 पेज पढ़ लीजिए, फिर उसका अगले दिन वन लाइनर बना लीजिए, ठीक ना। एक दिन पढ़िए एक दिन वन लाइनर, एक दिन पढ़िए एक दिन वन लाइनर, ऐसे भी कर सकते हैं और बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा सर 12 तारीख तक पूरा हो जाएगा, अब क्या चाहिए, तो आराम से वन लाइनर छाट सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, वन लाइनर छाट लेना है, क्लियर। और जो नोट्स पढ़ाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, जो लिखवाया जा रहा है, इसको लिखिए, इससे एक बेस मिलेगा। लेकिन जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न जो है आपके बाहर से आ जाते हैं, क्या प्रश्न आ जाता है, आप वहां गलती करके आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, बुक को पढ़ना है, बुक से वन लाइनर बनाना है, और साथ ही साथ 30 दिन में जो है, आज क्या तारीख है, आज 7 तारीख है, ठीक ना। तो अगले महीने की 7 तारीख को भेंट होगी, ठीक ना, अगले महीने का यानी 7 अगस्त को, 7 अगस्त को ये दोनों काम आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना, कंप्लीट। क्योंकि जितना इधर जितना काम पूरा कर लेंगे ना, उधर उतना ही दोहराने में मजा आएगा, ठीक ना। तो ये वन लाइनर बन के अगर आपका तैयार रहेगा तो परीक्षा के समय केवल दोहराना होगा, बात समझ रहे हैं, बस दोहराना रहेगा। इसीलिए इसको जितना जल्दी से जल्दी इन दोनों काम को पूरा करिए, एक महीने में यानी 7 अगस्त तक, ठीक है। अब बाकी जो नोट्स चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। हाँ, जैसे भी आप चला सकते हैं चलाइए, पर ये 7 अगस्त तक पूरा रहना चाहिए, ठीक ना, पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, जब तक आपको टारगेट नहीं दिया जाएगा आप करेंगे नहीं। तो ये टारगेट है 7 अगस्त तक आपको दोनों किताबों का वन लाइनर बना लेना है, ठीक है ना। वन लाइनर पूरा मत बनाइएगा, एक चीज ध्यान रखिए, पूरा कॉपी का किताब का वन लाइनर नहीं बनाना है, बस जो कठिन लगेगा उसी का वन लाइनर बनाना है। जो कठिन लगे, जो याद करने में मुश्किल हो, जो याद करते हैं और भूल जाता है, केवल उन्हीं सब चीजों का क्या करना है, वन लाइनर बनाना है। जो आपको लगे कि याद है, जैसे रामचरितमानस किसकी रचना है, अब ये नहीं भूल रहा है तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, नहीं लिखना है इसको, ठीक ना, इसको लिखना नहीं, इसको बस पढ़ के आगे बढ़ जाना है। तो जो चीजें आपको याद है उसको पढ़ के आगे बढ़ना है, जो चीजें कठिन लगे, जो भूल रहा है, जो याद करना जरूरी लगे, उसे आप लिखेंगे, ठीक ना। तो अच्छी बात है, वो मैम का टारगेट है उसे आप पूरा करिए, उसी में हमारा भी टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। चलिए, और अब हम मिलते हैं कल हम लोग काल विभाजन देखेंगे, काल विभाजन कंप्लीट करेंगे, और परसों से हम लोग आदिकाल में आ जाएंगे, ठीक है। परसों हम लोग आदिकाल में आ जाएंगे, और आदिकाल का टारगेट बना के हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो बहुत करीब है। तो मैं सोच रहा हूं कि जितना जल्दी जल्दी कवर किया जा सके किया जाए, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग दोनों लोग हैं, मैम भी आपको करा रही हैं, ठीक ना। तो वो देखते हैं कहाँ से करा रही हैं, उनको देखेंगे तो गद्य की ओर लगा देंगे कि गद्य का टॉपिक आप पहले कवर करने की कोशिश करिए, ठीक ना। वो क्या पढ़ा रही हैं आप बताएंगे, मैम का क्या चल रहा है, तो उसी हिसाब से उनसे बात किया जाएगा। देखिए, पंक्तियां जब भी याद करिए ना, पंक्तियों के कुछ शब्दों को पकड़िए, पूरा पंक्ति कभी नहीं याद होती है, पंक्ति का कुछ शब्द पकड़ने की कोशिश करिए, किस शब्द से पकड़ें कि ये इस लेखक का है। जैसे कौवा वाला एक जगह लिखा है, कावा, कावा, कावा वाला पंक्ति किसकी है, लुइपा की है। तो कुछ शब्द को पकड़िए, कुछ शब्द को पकड़िए, और उसी शब्द से आपको पकड़ना है कि ये किस लेखक का है, किस कवि का है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, नाटक तो उनसे गद्य शुरू करने दीजिए, क्योंकि गद्य बहुत जरूरी है, तो उनके यहां से आप गद्य पढ़िए, ठीक ना।
गद्य पढ़िए और हम लोग इधर से पद की ओर चल रहे हैं, दोनों आके आपस में चीजें टकरा जाएंगी, ठीक ना। पहले उनका गद्य रहेगा और हमारा इधर से पद रहेगा, जब उनका पद चलेगा तो हम इधर से गद्य की ओर चलेंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, अच्छा है, तो वो भी आप लिखते चलिएगा, ठीक ना। जितना लिखेंगे उतने अच्छे से तैयार होगा। लिखना है, लिखने से भागना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। रिजल्ट बनेंगे, बड़ी अच्छी खासी भर्ती आ रही है और इस बार अगर हम चूक गए तो समझिए कि अब कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आया? चलिए फिर अब हम लोग कल मिलते हैं, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही। आप और 9 बजे हम लोग की क्लास चलेगी, 9 बजे, क्योंकि 10 बजे विलंब हो जा रहा है। 9 बजे से चलेगी तो हम लोग 10 साढ़े 10 तक जा सकते हैं, ठीक ना। 1.5 घंटा की क्लास हो जाएगी और 10 बजे से रहता है तो उधर ज्यादा रात हो जाएगी, तो 9 बजे से हम लोग क्लास रखेंगे। 10 बजे, 10:15 बजे, साढ़े 10 बजे तक कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, सॉरी शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग कल।